फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ पीवाई का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम ईपीएफओ एपीएफसी 2023 का पेपर कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे ईपीएफओ ईओ एओ का पेपर 2023 का। तो इससे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था ईपीएफओ ईओ एओ में, वो पहला क्वेश्चन था हमारा डीएनए के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए। इसमें था कि हमें डीएनए के बारे में बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए थे, बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा इज आर करेक्ट। तो डीएनए रिफर्स टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये ठीक है। इट इज लोकेटेड इन राइबोसोम्स, तो नहीं, राइबोसोम्स किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं, ना कि डीएनए में होते हैं। उसके अलावा इट कंपोज राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये भी गलत है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए में। उसके बाद है इट कैन मेक अ कॉपी इटसेल्फ, तो यस ये ठीक है। इसमें फर्स्ट और फोर ऑप्शन ए होगा, पहला और फोर सही है। ये ना खुद की कॉपी बनाता है। ये क्या करता है? पेरेंट्स से डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो इसलिए पहले अपनी खुद की कॉपी रेप्लिकेट करता है, फिर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जानना हो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो अगर हम बात करें ना प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है वेलेमन अ स्पॉन्जी टिश्यू इज फॉर्म्ड इन। वेलेमन एक स्पंजी टिश्यू है जो कहाँ पाया जाता है? टैप रूट, एपिफाइटिक रूट, फाइब्रस रूट और रेस्पिरेटरी रूट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो मिलता है, ये अभी कल हमने कल भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था इससे रूट से रिलेटेड। आज भी देखो एक क्वेश्चन आ गया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब टैप रूट तो क्या होता है? मेन रूट का पार्ट होता है। देखो पहले तो वेलेमन क्या होता है? वेलेमन एक स्पेंजो टिश्यू है जो क्या होता है? एक एपिथेलियल टिश्यू है। ये है एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करता है? इसका काम होता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो भी टिश्यू हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से होते हैं? वो ये होते हैं एरियल टिश्यू। वो होते हैं हमारे एरियल टिश्यू। ठीक है। और ये जो टैप रूट है तो क्या है? मेन रूट का पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। इस तरीके से फाइब्रस रूट भी मेन रूट का पार्ट है। और जो रेस्पिरेटरी रूट है ये कहाँ मिलते हैं? ये मैंग्रोव्स में मिलते हैं। ये किस कहाँ मिलते हैं? मैंग्रोव्स में मिलते हैं, और इनको बोलते हैं हेलोफाइट। इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट। तो इसका आंसर होगा बी, एपिफाइटिक रूट। वेलेमन एक स्पॉन्जी टिश्यू जो फॉर्म होता है किसमें? एपिफाइटिक रूट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, तो ये सही है। हाइड्रोजन आयन कभी अकेले H पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। हमेशा हाइड्रोजन आयन किसके फॉर्म में होता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट है ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, तो ये गलत है। ये वाला तो रॉन्ग है। उसका तो सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। यस, कभी भी अगर आपको H आयन अलग करना है, HCl को आपको ब्रेक करना है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? H2 के प्रेजेंस में होगा। विदाउट वाटर के एब्सेंस में हम H आयन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं HCl से। तो ये वाला भी ठीक है ऑप्शन। और वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज एल्कली, तो यस जो भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं, जैसे कि NaOH हो गया हमारा, या हमारा KOH हो गया। ये सब क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस है, और इनको हम एल्कली बोलते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑल कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्योंकि देखो CH4 मीथेन, इसमें भी H है, लेकिन ये क्या होता है? हमारा एसिडिक तो नहीं होता है। ऐसे ही H2O, ये हमारा न्यूट्रल होता है। NaOH, ये भी हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक हो, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से कौन से एलिमेंट का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करें तो उसका जो पहला ग्रुप है जिसमें ये हमारा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इस तरीके से रुबिडियम, ये पहला जो ग्रुप है हमारा। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ही हम ना डाउन आते हैं ग्रुप में, नीचे ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो एटॉमिक साइज है ना हमारा, एटॉमिक साइज वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो जो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और क्योंकि अगर मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा?
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो भी मेटल सबसे टॉप पे होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। और यहाँ पे पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो किसका हो जाएगा, लिथियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। इसके अलावा आप लोगों को और भी एक बात प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। पर उसमें कुछ मेटल एक्सेप्शन होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से मेटल हैं जो हमारे सॉफ्ट होते हैं, तो वो है हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये किस में आते हैं, ये सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। उनको हम कहाँ डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और एटमॉस्फेयर में ये रिएक्ट करके बर्न हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको हम हमेशा किस में, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, द इंसिडेंट बल्ब rated 100 watt at 110 volt is connected to a 220 volt power supply. The power that dissipates in a bulb would be, ये कह रहे कि एक बल्ब है जिसका जो कि जिसकी पावर 100 वाट है। 100 वाट मतलब वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो उसकी पावर कितनी है, 100 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 110 वोल्ट है। अगर उसको कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट पावर सप्लाई से तो कितना हमारा पावर का लॉस होगा, डेसिबेट मतलब कितना पावर का लॉस होगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R। तो हमारे पास पावर, तो यहाँ से अगर हम R निकालना चाहे तो क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन में R। तो V कितना है हमारे पास में, 110 इंटू 110 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा R कितना आ जाएगा, 1 to 1 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और हमारे वोल्टेज में उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये निकालें 220 वोल्ट पे हम निकालें द पावर, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला, वही सेम, वी स्क्वायर अपॉन आर। और हमारे पास इस बार V कितना है, 220। तो 220 P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस बार P हमारे पास कितना हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय 121, दो 2 टू द 4 और 100। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 400 वॉट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। इफ द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर इज हाफ, अगर लेंथ जो है करंट कैरिंग वायर की हाफ हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, द करंट इन द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम उस पर कितना हमारा करंट जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस, एल लेंथ ऑफ वायर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर जो वो हाफ हो जा रहा है, यानी कि हमारा आर डैश कितना हो जाएगा, रो एल बाई 2 अपॉन में ए, यानी कि आर डैश इक्वल्स टू रो एल अपॉन 2 ए। अब अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें इसके साथ में, तो हमारे पास आर कितना हो जाएगा, हमारे पास आर हो जाएगा आर डैश अपॉन में, आर डैश हमारा हो जाएगा आर अपॉन 2। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आर डैश से तो क्या हो जाएगा, इसको हम आर लिख सकते हैं, तो आर डैश हमारा हो जाएगा आर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, आर डैश हो जाएगा हमारा आर बाई 2। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें हमारे V पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, V हमारा सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम I निकालेंगे तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। और अगर हम I डैश निकालते तो वो कितना हो जाएगा, V अपॉन आर डैश हो जाएगा। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि आर डैश कितना है, तो आई डैश इक्वल्स टू V अपॉन आर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर डैश आर अपॉन 2। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2V अपॉन आर हो जाएगा, और V अपॉन आर को हम आई लिख सकते हैं, यानी कि आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2I। तो अगर हमारी नई जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो सबसे ऑप्शन होगा हमारा ए। अगर लेंथ जो है करंट कैरिंग वायर में वो हाफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डबल। सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 डॉट, पेंटाहाइड्रेट है मतलब 5H2O, 5H2O। अब इसको अगर हम हीट करते हैं ना, इसको जब हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, जिसमें हाइड्रेट मॉलिक्यूल है ना ये निकल जाते हैं, हमारे पास बचता है सिर्फ CuSO4।
तो जब भी ना इसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ वाटर या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रेटेड होता है तो उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं ना और ये बच जाता है सॉल्ट, इसमें से जब वाटर निकल जाता है, सॉल्ट बचता है, तो इसका कलर हो जाता है वाइट। तो इसका आंसर होगा वाइट कलर सॉल्ट। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जब उसे हीट करेंगे तो वो सिर्फ बचेगा कॉपर सल्फेट सॉल्ट और उस टाइम उसका कलर हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। तो टार्ट्रिक एसिड में क्या, टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है? टैमरिन, टोमेटो, ऑरेंज, विनेगर। तो टार्ट्रिक एसिड हमारा होता है टैमरिन में। इसके अलावा टोमेटो में कौन सा मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। और विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, CH3COOH। और इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा मेल्टिंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन, इसमें से केमिकल और फिजिकल चेंज पूछा है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हीटिंग ऑफ आयरन, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। पहले तो समझ लो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई भी ना नया कंपोजिशन बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है और जो कि इरिवर्सिबल होता है, इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। इसी तरीके से फिजिकल चेंज क्या होता है? इसमें शेप, साइज या फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, लेकिन कोई भी नया कंपोजिशन नहीं होता, कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं होता और वो होता है रिवर्सिबल, उसको हम दोबारा सेम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो जहाँ भी ना आपका बर्निंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो वो हमारा होता है केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग वैक्स क्या हमारा फिजिकल चेंज है, हीटिंग ऑफ आयरन भी फिजिकल चेंज है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर भी क्या है? फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर जो है वो क्या है हमारा? वो है हमारा केमिकल चेंज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम को हमेशा हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करते हैं और वो बनता है हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइस क्यूब विथ 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स ईच विथ सेम साइड। यहाँ पर कह रहे हैं कि 10, एक आइस क्यूब है जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 स्मॉलर क्यूब में जिसका साइड सेम है। तो इसके कंटेक्स्ट में उसकी वॉल्यूम पर और उसके सरफेस एरिया पर क्या डिफरेंस आएगा? तो ये भी हमारा क्या है? न्यूमेरिकल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो वॉल्यूम है क्यूब का उसका वो कितना है? साइड है 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वही n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब को हम V1 मान लेते हैं, स्मॉल क्यूब को V2 मान लेते हैं। तो इसका तो क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब यानी कि 1000 हो जाएगा। और n कितने क्यूब है हमारे पास? 8 इंटू V2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो V2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 डिवाइड बाई 8 यानी कि 125। और 125 हमारा V2 क्यूब आएगा यहाँ पर। वो किसका हो? तो यहाँ पर जो हमारा V2 जो है हमारा वो क्या होगा? A2 क्यूब होगा। A2 क्यूब होगा। तो यहाँ से हमारी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? 125 का क्यूब रूट यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इससे आप साइड निकाल सकते हैं। तो स्मॉल क्यूब की जो ए A2 जो स्मॉलर क्यूब की साइड होगी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं हम, V1 और V2। तो V1 तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 का क्यूब और V2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 का क्यूब। तो ये भी हमारा आएगा 1000 और ये भी हमारा आएगा 1000, यानी कि वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही बन रहा है वैसे तो, बट आप लोग एक बार ये भी सीख लीजिए कि सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास? S1 और S2 को कंपेयर करते हैं तो x1 6a² और S2 कितना होगा हमारे पास? 8 इंटू 6, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 600 और ये हो जाएगा 6 इंटू 600 और ये हो जाएगा हमारा 1200। तो ये हमारा सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया। सरफेस एरिया वही हमारा 600 था, कितना हो रहा है? S2 में 1200। तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन सी ही हिसाब से बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन सी। टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पेपर में 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे, तो आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पे भी फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा है EO का पेपर, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।